वेलकम बैक नाजरीन। स्टूडियोज़ में हमारे साथ अभी एक नए मेहमान उन्होंने ज्वाइन किया है, उस्मान मलिक साहब ने। वो पासपीडा के साबिक चेयरमैन हैं। और बरतानिया से हमारे साथ फ़ोन पर एम उमैर, CEO स्मार्ट इको इंजीनियरिंग, वो भी तशरीफ़ फरमा हैं। नाजरीन, पाकिस्तान में कारोबार करना कितना आसान है या कितना मुश्किल है, इसके बारे में भी हम आज तफसीली बात करेंगे और उजरत के निज़ाम पर भी करेंगे। इससे पहले मैं एक सवाल करता हूँ नए मेहमान जो पासपीडा के चेयरमैन रहे हैं, उस्मान मलिक साहब, ये बताइए पासपीडा क्या है, ताकि हमारे नाजरीन जान ले ये, क्योंकि हमारे ये एक प्रोग्राम की एक ये खासियत है कि हम बिजनेस कम्युनिटी के सारे सेगमेंट्स को दावत देते हैं कि वो यहाँ तशरीफ लाएं और हमारे नाजरीन भी जान सकें कि वो जो बिजनेस कम्युनिटी है पाकिस्तान की, वो क्या करती है और कैसे करती है। पासपीडा के बारे में ज़रा कुछ तारुफ करवा दीजिएगा। जी शुक्रिया डॉक्टर साहब। पासपीडा जो है, इनके जो हमारे बड़े थे वो लाहौर में और कराची में बिफोर पार्टीशन पाकिस्तान बनने से पहले भी काम कर रहे थे। लेकिन जब पाकिस्तान बना उसके बाद ये पाकिस्तान की जो एसोसिएशन थी, इसका नाम पाकिस्तान ऑटोमोबाइल स्पेयर पार्ट इंपोर्टर्स एंड डीलर एसोसिएशन रखा गया और इसका हेड ऑफिस कराची में था और लाहौर में था। तो 1961 में जब पाकिस्तान ने जो पाकिस्तानी इदारे में जितनी भी ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन थी उनको शामिल किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बड़ों की कोशिश की वजह से इस एसोसिएशन को 1962 में ए क्लास एसोसिएशन का दर्जा मिला। और इस सेक्टर में चूंकि ऑटोमोबाइल सेक्टर ने जो आज तरक्की पाकिस्तान में की है उस वक्त इतनी ज़्यादा नहीं थी इंडस्ट्री के अंदर भी। लेकिन ये कि पाकिस्तान के अंदर जो गाड़ियाँ जो ऑटोमोबाइल सेक्टर से मुबस्ता बसेज और इन चीज़ों के जो स्पेयर पार्ट थे, तब से वो उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। तो 1962 से लेके जो 2025 तक का सफ़र है, अल्हम्दुलिल्लाह पासपीडा ने बड़ा अपना बेहतरीन और कामयाबी के साथ जारी रखा है। और हमारे जितने भी इंपोर्टर्स और एक्सपोर्टर्स भी हैं ऑटोमोबाइल पार्ट्स के, वो पाकिस्तान और बल्कि मैं कहना चाहूँगा कि एशिया के अंदर जो 10,000 से ज़्यादा एक ही सेक्टर के काम करने वाले लोग हैं वो बदामी बाग ऑटो मार्केट में लाहौर में मौजूद है। और ये एजाज़ बदामी बाग ऑटो मार्केट को भी है जी। और पासपीडा ने अल्हम्दुलिल्लाह अपने सेक्टर के लोगों के लिए जो काम किए हैं, उन्हें बड़े बड़े माइलस्टोन अचीव किए हैं डॉक्टर साहब। पूरी दुनिया के अंदर जिधर भी उस वक्त से लेके आज तक कि पाकिस्तान में ऑटोमोबाइल सेक्टर को पार्ट्स की ज़रूरत होती थी ताकि मीशत का पहिया चल सके, पाकिस्तान का पहिया चले, तो इस सेक्टर के लोगों ने दिन रात मेहनत की और पूरी दुनिया के अंदर जाके प्रोडक्ट को ख़रीदा। और दुनिया की अच्छी कंपनीज के साथ पासपीडा ने भी अल्हम्दुलिल्लाह इतने डेलीगेशन भेज चुकी है कि मैं समझता हूँ कि शायद ही पाकिस्तान के अंदर कोई एसोसिएशन होगी जो फ़ौरन अपनी बिजनेस कम्युनिटी और अपने सेक्टर के लोगों के इतने डेलीगेशन भेज सकती हो। और सबसे बड़ी बात कि चाइना ने इस एसोसिएशन को वो दर्जा दिया हुआ है शायद पाकिस्तान में किसी और एसोसिएशन को नहीं, क्योंकि दुनिया के सेकंड लार्जेस्ट डेलीगेशन जब भी गए हैं उनको पासपीडा ने बनाया भी है और लोगों को लेके भी गए हैं, जिसकी वजह से मैं समझता हूँ इस सेक्टर के लोगों के लिए बहुत ज़्यादा उन्होंने कामयाबी के दरवाजे भी खोले हैं और कॉरिडोर्स खोले हैं, और जिसकी वजह से लोगों को मुख्तलिफ दुनिया की कंपनियों के साथ काम करने में आज आसानी है। ठीक है, बहुत खूब जी। उमैर साहब, ये बताइए कि ये जो आपका ये जो टेक्नोलॉजी है रीयूज ऑफ वाटर की, ये हमारी इंडस्ट्री के लिए, देखें ना हमारे पास अब पासपीडा के भी एक फॉर्मर चेयरमैन बैठे हुए हैं, आप ये बताइए कि इंडस्ट्री के हवाले से क्या कर सकते हैं और किस लार्ज सेक्टर पे या स्मॉल सेक्टर पे किस तरह ये यूजफुल हो सकता है, कोई आसान मैकेनिज्म बताइए। जी, हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो ग्रीन इनिशिएटिव पे काम कर रही है और उसके अंदर स्मॉल स्केल से लेकर लार्ज स्केल तक वाटर और ग्राउंड वाटर को ट्रीट करके रिसाइकिल किया जा सकता है। और इसमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रोजेक्ट भी मौजूद है जिससे हम बारिश के पानी को सेव कर सकते हैं। और इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को लेकर लार्ज स्केल इंडस्ट्री तक ऑटोमोबाइल सेक्टर में ये टेक्नोलॉजी तो बहुत ही कारगर है, क्योंकि इसमें हम 60 to 70% पानी को ट्रीट करके रिसाइकिल कर सकते हैं, पार्ट वॉशिंग के लिए यूज कर सकते हैं, पार्ट की जब पेंटिंग और उसकी प्रोसेसिंग हो रही है तो उसमें पानी की बहुत जरूरत होती है, तो इसमें भी हम इसको यूटिलाइज कर सकते हैं और बहुत सा पानी को सेव कर सकते हैं। और इसमें हमने 2 ऑप्शन भी इंट्रोड्यूस किए हैं अभी, जो पे विंड पे और सोलर पे भी ये प्लांट चल सकता है, जिससे बिजली की कमी भी हो सकती है और बहुत हद तक बेहतर कमी आ सकती है। क्योंकि यूके में और यूरोप में हमने इसको इंस्टॉल किया है कार वॉशिंग सेंटर्स में, होटल, मोबाइल वाटर सेक्टर्स में और इंडस्ट्रीज में। तो 60 to 70% वाटर की सेविंग है और प्लस 50% से अबव वाटर की कितने सेविंग है। ठीक है, चले ठीक है, हम दोबारा आपकी तरफ आएंगे। स्टूडियो में जो हमारे साथ हैं गुररेज खटक साहब। खटक साहब, ये बताएं कि
कारोबार करना पाकिस्तान में ये आसान है या ये मुश्किल तर होता जा रहा है? क्योंकि ये वाला जो एक इल्ज़ाम है ना, हमें बहुत मुश्किल से बर्दाश्त होता है जी कि लोग पाकिस्तान से कारोबार बंद कर रहे हैं। और दूसरी बात, आज की सारे अखबारात की शायद सुर्खियां हैं कि IMF से हमने कर्जा लेके आगे मुस्तकबिल बनाना है या हमने अपने एक्सपोर्ट के अहदाफ हासिल करके खुद को आगे बढ़ाना है। आप बताएं कि हम कहाँ खड़े हैं और क्या करना चाहिए। अच्छा, पाकिस्तान में ये बड़ा कॉमन सा सवाल है, और जब भी चार बिजनेसमैन इकट्ठे होते हैं तो आपस में गिले शिकवे उनके यही होते हैं कि मुझे ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। लेकिन जब हम स्टेट के साथ बैठते हैं या हमें बिठाया जाता है या वहाँ पे जब हमारी सुनवाई होती है, हम वहाँ पे भी वही मामलात रखते हैं कि इस मुल्क में वाकई कारोबार करना मुश्किल काम है। मैं इसकी चंद मिसालें दूंगा आपको जी। कि जब भी कोई भी शख्स यहाँ पे कोई भी किसी भी सेक्टर का उसने बिज़नेस शुरू करना है तो जनाब वो अपनी इन्वेस्टमेंट कर लेगा, सब कुछ कर लेगा, उसके बाद महकमे आना शुरू हो जाएंगे, जिसे हम महकमा गर्दी से इसको ताबीर करते हैं। कभी कोई महकमा आ रहा होगा, कभी कोई महकमा आ रहा होगा, कभी कमर्शलाइजेशन वाला आ रहा होगा। उस बंदे ने पहले ही 2-4 करोड़ रुपये लगाए होंगे, जो उसके बेचारे के पास थोड़े बहुत जमा पूंजी थी वो भी लगा दी, उधार भी लगा दिया। अब वो आ गए, कमर्शियल वाले आ गए, जिस तरह भी थोड़ी देर पहले भी आपसे बात हो रही थी। अब उनको भी करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ रुपए दें ताकि कमर्शियल हो बिजनेस और जनाब चल सके। इसका मतलब तो यही हुआ कि लोगों को बहुत सारे पैसों का पता ही नहीं होता कि मेरे बाद में ये वाले पैसे भी लगने हैं, और वो बिजनेस शुरू कर लेता है। इसीलिए बहुत सारे बिजनेस इस वजह से भी फ्लॉप हो जाते हैं। एक बात। दूसरी बात ये कि हमारे जो इदारे हैं, जो हमारे महकमे हैं, उनमें जो काली भेड़े जिन्हें ताबीर करते हैं, वो भी उनकी वजह से भी बहुत सारे कारोबारी लोग परेशान हो जाते हैं, और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो यहाँ से जमा पूंजी सरमाया अपना निकाल के बाहर मुल्क शिफ्ट होने की कोशिश करते हैं। क्योंकि जो बाहर वाले लोग होते हैं वो उनको बता रहे होते हैं कि यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आसानियाँ हैं, ये आसानी है, ये आसानी है, तो लोग भी मुतासर होते हैं उससे कि हाँ भाई अगर ऐसा है तो क्यों ना फिर वहाँ पे। और दूसरी बात, जब वो लोग बाहर वाले पाकिस्तान आते हैं, जो पाकिस्तानी नजात जिसे कहते हैं, ओवरसीज़ कहते हैं, एक बहुत बड़ा डिस्पोरा है, वो जब आते हैं वो बड़े खुशहाल लगते हैं, उनकी सेहतें भी अच्छी होती हैं, परेशानियाँ भी नहीं होती। और हमारे वाले तो 35 साल की उम्र में इनको ब्लड प्रेशर, शुगर और तमाम बीमारियाँ आस्ता आस्ता इनको लगनी शुरू हो जाती हैं। तो ये एक बड़ी नागहानी आफत है, ज़लज़ले की तरह, तूफ़ान की तरह। और हमारे रियासती इदारों को सोचना चाहिए कि इन लोगों को हम कैसे फैसिलिटेट करें ताकि ये लोग परेशान होकर बिज़नेस ना करें बल्कि खुशहाल होकर बिज़नेस करें। यहाँ पे बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स मैं देख रहा होता हूँ कि बड़े खुश होकर इस इंडस्ट्री में आते हैं कि यार हम कारोबार करेंगे, 4 पैसे कमाएंगे, लेकिन जब वो आते हैं उसके बाद उनके साथ बहुत बुरा होता है। और हमारे साथ आज़ाद चाय वाला है, सनी, बहुत सारे इस तरह के लोग हैं जो बेचारे इनकरेज कर रहे होते हैं हर वक्त कि भाई आप लोग काम करें, लेकिन जब काम की तरफ आते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे इदारे आपका पहले ही से इंतजार कर रहे होते हैं कि हमें क्या देंगे। उस्मान मलिक साहब, आपसे भी यही सवाल है। देखिए, ये तो एक नागुफ्ता बहस सूरत हाल है कि आप ईज ऑफ डूइंग किया क्लेम करते हैं, लोग ईज ऑफ डूइंग बिजनेस मानते हैं, हुकूमत क्लेम करती है जी कि हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए काम कर रहे हैं, तो रिजल्ट क्या ये है? फिर आप क्या कहते हैं इसके हवाले से? जी डॉक्टर साहब, जो पाकिस्तान की एक प्रवास थी ना 60 की दहाई में, वो टेक ऑफ की पोजीशन पे था पाकिस्तान। उसके बाद आपने देखा कि 90s की दहाई में और उसके बाद जो अदम इस्तेकाम सियासी रहा, उसकी वजह से पाकिस्तान की जो तरक्की थी उसकी रफ्तार बिल्कुल ख़राब हो गई। और जो हमारे सियासी लोगों की आपस में लड़ाइयाँ और उनकी आपस में एक पेज पे ना होना, उसकी वजह से इस मुल्क की कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी बन ही नहीं सकी। मैं समझता हूँ जो भी हुक्मरान आया उसने अपना 2, 4, 5 साल प्लान बनाया, और ना ही हमारे पास मुआशी प्लान पिछले 10-15 साल से ऐसा मजबूत बुनियादों पे है कि हम अपनी मीशत को अपने पैरों पे खड़ा कर सकें। नो डाउट कि दुनिया की बड़ी ताकतें भी नहीं चाहती कि पाकिस्तान मुआशी तौर पे अपने पैरों पे खड़ा हो, लेकिन फिर भी दुनिया के बहुत ज़्यादा ऐसे ममालिक हैं जिन्होंने अपनी मीशत को अपने पैरों पे, हमारे सामने मिसालें हैं कि उन्होंने अपनी मेहनत के साथ और अज़म के साथ खड़ा भी किया है। हम समझते हैं कि गवर्नमेंट के जितने महकमे हैं, इससे पहले बिजनेसमैन 2024-25 से पहले इतना परेशान पाकिस्तान में नहीं था जितना कि आज की डेट में है। और ऊपर सोने से सुहागा जो FIA TTO के ऊपर पर्चे कर रहा है, ताजरों के ऊपर, और जो 37A का कानून दिया गया उसकी हरासमेंट जो है, और 38A की जो रेडें हैं FBR की, वो तो मैं समझता हूँ को मुआशी तौर पे जितनी भी बड़े रोज़गार देने वाली कंपनीज हैं, जो साल का पाकिस्तान को वो सेक्टर 5,000 10,000 रोज़गार देने वाले, एम्प्लॉयमेंट देने वाले लोग थे, वो भी पाकिस्तान से पैसा बाहर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। अब तो पाकिस्तान में इन महकमों की जुल्म की वजह से बिजनेस कम्युनिटी का ये हाल है कि वही बंदा पाकिस्तान में है जो बाहर अपना पैसा ले जा नहीं सकता है जिसकी। लेकिन आप लाहौर चैम्बर में भी रहे हैं और आप जो हैं वो बड़ी तारीफें करते रहते हैं जब कोई
गवर्नर आ जाए, वजीर आला या वजीर आजम या फाकी वज़रा या सूबाई वज़रा आए, आप उनको शील्ड से नवाजते हैं, उनकी तारीफ करते हैं और उनको कहते हैं जी हम आपके साथ हैं, तो फिर भी ये सूरत हाल है। डॉक्टर साहब, आप माशाल्लाह बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं और बड़ी देर से आप कवर कर रहे हैं। जो मेहमान घर में आता है उसकी इज्जत करना तो हमारा फर्ज होता है, और जो लाहौर चैम्बर का रोल है आपको पता है वो एक ब्रिज का रोल है। ये बिजनेस कम्युनिटी के साथ और गवर्नमेंट के साथ एक हमने ब्रिज का रोल अदा करना होता है, और हमने तो अपनी सिफारिशात और गुजारिशात करनी होती हैं। किसी जगह पे मैं समझता हूँ पाकिस्तान के 70-80% जो ब्यूरोक्रेट है वो तो हमारी बात सुनते ही उस तरीके से नहीं। को पाकिस्तान चल रहा है तो ऐसे ब्यूरोक्रेट्स की वजह से चल रहा है जो ईमानदार भी हैं, जिनकी वजह से ये आज तक पाकिस्तान आगे तरक्की भी कर रहा है। कुछ ना कुछ उनकी पॉलिसीज़ हैं, तो हमने तो रिक्वेस्ट करनी होती है वफाकी महकमे हों, सूबाई महकमे हों, कोई बाख्तियार बंदा हो, मुक्तदर हल्के हों, हमारी तो गुजारिश होती है कि खुदारा हर सेक्टर को जो महकमों की हरासमेंट से और उनकी ब्लैकमेलिंग से बचाया जाए। और मैं वंस अगेन डॉक्टर साहब कहूँगा, आज की डेट में चाहे पाकिस्तान की तारीख का सबसे ज्यादा 1 महीने का कलेक्शन एफबीआर ने किया है, लेकिन आपने ये नहीं देखा कि उस कलेक्शन के साथ कितने बिजनेसमैनों को उन्होंने हरासमेंट और रेडों और पर्चों के साथ 37A के साथ, 38A के साथ, 40 सेक्शन के साथ उन्होंने डरा के भगा दिया। ठीक है उमैर साहब, ये बताइए कि आप जैसे इंडस्ट्री के लिए आपकी ये जो टेक्नोलॉजी है एक फिजिबल है और यूजफुल है, क्या जो ज़रई एक हमारे जो ज़राअत है, ज़राअत का शोबा है, उसके लिए भी ये इतनी ही मुफीद साबित हो सकती है ये आपकी टेक्नोलॉजी? डॉक्टर साहब, हमने उसके अंदर एक नया टेक्नोलॉजी का एलिमेंट रखा है जो कि डिक्लिनिकेशन को भी सपोर्ट करता है, जो कि ग्राउंड वाटर से या सरफेस कैनाल वाटर से पानी तो होता है, उनको करके जितनी भी एग्रीकल्चर रिक्वायरमेंट है उसको मीट करता है। इसमें जो हमारा IoT का सिस्टम है वो इंटीग्रेट करता है एग्रीकल्चर के प्लांट साइड के हवाले से कि जितनी भी प्लांट को रिक्वायरमेंट है वाटर की वो उतनी ही उसको भेजेगा और एक्सेसिव अमाउंट पे नहीं भेजेगा, क्योंकि हमारे यहाँ जो एग्रीकल्चर लैंड पे अमाउंट ऑफ वाटर यूज हो रहा है जिसकी वजह से ग्राउंड वाटर डिप्लीशन हो रही है। तो ये टेक्नोलॉजी हेल्पफुल करेगी कि कितना पानी उसको चाहिए, तो वो हमारी सारी रिसर्च एंड डेवलपमेंट उसमें इंटीग्रेट हुई हुई है हर फसल के लिहाज से। ठीक है, राइस है चाहे वो कॉटन है, तो उसमें आते जितना उसको पानी चाहिए, जिस लैंड के हिसाब से चाहिए तो उसको प्रोवाइड। तो इसका मतलब है कि ये दावा किया जा सकता है कि जो आपकी टेक्नोलॉजी है अगर उसको हम ज़राअत में इस्तेमाल करें तो जो पानी की कमी का मसला है वो हल हो सकता है। 100% हो सकता है, क्योंकि जो मेरी रिसर्च है वो साउथ पंजाब में एग्रीकल्चर पर भी है कि जितने भी साउथ पंजाब में वाटर लेवल डिप्लीट हुआ है और उसमें वाटर कंजम्पशन रेशियोज और जिसकी वजह से फसल का कम होना बहुत बड़ा एलिमेंट है, जिसकी वजह से हैवी फर्टिलाइजर यूज किया गया है, तो जिससे जमीन की जो फर्टिलिटी है वो डिक्रीज हुई है। तो ये जो टेक्नोलॉजी है आपको ये नहीं बताएगी कि पानी की रिक्वायरमेंट कितनी चाहिए, फसल की ग्रोथ कितनी हो रही है। तो हमारा IoT सिस्टम जो कि हमने इन्वेंट किया है, हमारा पेटेंट है, वो आपको बताएगा कि पानी की जमीन की और पौधों की सिचुएशन क्या है। ठीक है, ठीक है, हमारे साथ ही रहिएगा। गुरेज खटक साहब, आज़रबाईजान, मलेशिया, तुर्की और सिंगापुर, बहुत सारे और इस तरह के मैं नाम ले सकता हूं जो कि बहुत बड़ी इकोनॉमी वाले ममालिक तो नहीं है, लेकिन टूरिज्म उन्हें बहुत पे कर रहा है और ख़ास तौर पर उनको रोज़गार की फराहमी मुकामी सतह पर दे रहा है। हमारे यहाँ क्या सूरत हाल है? क्या हम लोगों को रोज़गार कहा जाता है जी कि 47% डिक्रीज हुआ है रोज़गार की फराहमी। आप क्या कहते हैं कि ये जो आपका सेगमेंट है, होटल इंडस्ट्री है, टूरिज्म है, क्या ये लोगों को रोज़गार देने का एक जो गैप है इसको फिल नहीं कर सकता? जी, सबसे पहले तो मैं पिछली वाली बात को एंडोर्स करता चलूँ जनाब उस्मान साहब की। बिल्कुल एक और बात देखें भी, FIA ने वो जो डक्की भाई वाला केस था उसके ऊपर जो सरफराज साहब थे सो कॉल्ड, क्या कुछ नहीं हुआ, कितने करोड़ों रुपए ले लिए गए, लेकिन क्या हुआ कि क्या गवर्नमेंट को चाहिए था, स्टेट को चाहिए था कि अनाउंस करती कि कोई भी मुतासरीन लोग हैं हमारे पास आएँ या इनसे मुतासर हुए हों या और दूसरे मुतासरीन हों, तो लेकिन किसी ने पूछे तक नहीं, और वो भी अगर उसके बिग ब्रदर्स ना होते तो कभी ये मसला ना बाहर आता। तो ये भी हमारे यहाँ अलमिया है कि जिसके कोई बिग ब्रदर है या जिसका कोई ताल्लुक है बहुत अच्छा, तो शायद उसकी कोई सुनवाई हो जाती होगी और बाकियों की कोई नहीं होती। तो और बाकी रेस्ट ऑफ द कंट्री वो 99.99% है, वो 0.1% लोग हैं जिनकी रसाई हो जाती है। अब आपके सवाल की तरफ आता हूँ। जी बिल्कुल, हमारा जो सेक्टर है ऑलरेडी टूरिज्म का जिसमें हॉस्पिटैलिटी शामिल है हर तरह की, चाहे वो रेस्टोरेंट्स हों, होटल्स हों
ये पाकिस्तान का बहुत बड़ा सेक्टर है जहाँ पे लोगों को रोज़गार दिया जाता है, दिया जा रहा है। और सबसे जो अच्छी बात है वो ये है कि इस सेक्टर को गवर्नमेंट का कोई ताउन हासिल नहीं होता, गवर्नमेंट से इनका कोई ताल्लुक नहीं होता, इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट ने बना के देना होता, बाकी ये सब कुछ इन्वेस्टमेंट है, हर चीज़ ये खुद कर रहे होते हैं। और हम यही कहते हैं कि हमारे पास देखो 1100-1200 किलोमीटर की एक कोस्टल हाईवे इतनी बड़ी, और तुर्की के पास भी एक ऐसी इससे बहुत छोटी सी उसके पास कोस्टल हाईवे है, उधर लंकावी एक छोटा सा जजीरा है मलेशिया का, वहाँ देख लें। और फिर हम यूरोप की मिसाल नहीं दे रहे, ये जो बाकी मुल्क हैं, इस्लामिक मुल्क हैं, हम इनकी ही एग्जांपल ले रहे हैं। और उनका जीडीपी चेक करें कहाँ चला गया है, उसका रेवेन्यू चेक करें जो टूरिज्म से हासिल हो रहा है। और हमारे यहाँ अगर कोई गलती से पाकिस्तान आ जाए टूरिस्ट, और उसके साथ जो फिर मार्केट में हाल होता है, जो उसको निचोड़ते हैं हम, वो एक अलग दास्तान है। तो हमें अपने रवैयों को भी बदलने की ज़रूरत है। और चाहे वो एयरपोर्ट पे भी जब वो आएँ, उनको वेलकम करना, उनको बहुत कुछ देना आसानी से। और यहाँ पे मोनूमेंट्स भी नहीं है, वो मोनूमेंट्स भी खत्म हो गए हैं, क्या दिखाएं उनको। और अगर वो गिलगित वगैरह की तरफ जाता है तो उसके ऊपर 100 एनओसी होते हैं कि एनओसी लेगा तो जाएगा। चाइनीज इवन के जब यहाँ पे आते हैं तो उनको कहा जाता है कि जी आप लोग बुलेट प्रूफ गाड़ी लें, ये लें, बोले, कौन आएगा? कोई नहीं आएगा। ठीक है, चले ये भी एक जी ठीक है। उस्मान साहब आप ये बताएं कि ये मेड इन पाकिस्तान, नाज़रीन हमें एक ब्रेक का कहा जा रहा है, हम हाजिर होते हैं एक ब्रेक के बाद।